तो इंसानियत चांद पर वापस जा रही है, लेकिन इस बार का जाना बहुत अलग है। इस बार हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बसने जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम जा रहे हैं, सवाल है कैसे। हम चांद पर एक स्थायी ठिकाना बनाने जैसा ये विशाल काम आखिर शुरू कैसे करेंगे? पहली ईंट कहाँ रखी जाएगी? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये मिशन अपोलो से कितना कितना अलग है। सोचिए, अपोलो एक स्प्रिंट था, गए, झंडे गाड़े, कुछ पत्थर उठाए और घर वापस आ गए। लेकिन आर्टेमिस ये एक मैराथन है। लक्ष्य अब सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां रहना है, वहां एक स्थायी ठिकाना बनाना है। ये पूरी सोच में ही एक जबरदस्त बदलाव है। तो फिर इस मैराथन का नक्शा क्या है? जवाब है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। और देखिए, ये सिर्फ कुछ मिशनों की एक लिस्ट भर नहीं है, बल्कि चांद पर इंसानी फुटहोल्ड्स यानी कि पहली चौकियों को बनाने का एक बहुत ही सोचा समझा प्लान है। और ये प्लान कितनी समझदारी से बनाया गया है। हर कदम पिछले कदम के ऊपर बनाया गया है। 2022 में आर्टेमिस आई ने बिना किसी इंसान के सब कुछ टेस्ट कर लिया। फिर 2026 में आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चारों ओर घुमाकर वापस लाएगा। ये एक तरह का फाइनल ड्रेस रिहर्सल होगा। और फिर आएगा 2027 का वो ऐतिहासिक पल, जब आर्टेमिस 3 50 से ज्यादा सालों में पहली बार इंसानों को चांद के साउथ पोल पर उतारेगा। इसके बाद के मिशन सिर्फ लैंडिंग नहीं करेंगे, बल्कि गेटवे स्पेस स्टेशन और रोवर्स जैसा जरूरी सामान पहुंचाकर हमारी मौजूदगी को और मजबूत करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक करके एक मजबूत नींव के पत्थर रखे जा रहे हों। और इतने बड़े प्लान को हकीकत में बदलने के लिए जबरदस्त टेक्नोलॉजी तो लगेगी ही। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो आर्टेमिस प्रोग्राम की जान है। सबसे पहले है SLS रॉकेट, इंसानों का बनाया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। फिर है ओरायन कैप्सूल, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का सुरक्षित घर। और आखिर में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, वो गाड़ी जो उन्हें चांद की सतह तक ले जाएगी और वापस लाएगी। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारे सपनों को ढोने वाले रथ हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमें चांद तक पहुंचा देगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या? कुछ भी बनाने से पहले पहली और सबसे बड़ी चुनौती है सिर्फ वहां टिके रहना, सरवाइव करना। और चांद कोई मेहरबान जगह नहीं है। जरा इन खतरों की लिस्ट पर गौर कीजिए। वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कॉस्मिक रेडिएशन की सीधी बमबारी, तेज रफ्तार माइक्रोमीटियोरॉइड्स जो बंदूक की गोलियों की तरह लगातार बरसते रहते हैं। और वहां की धूल, अरे वो हमारे बीच वाली रेत जैसी नहीं है। इसे रेगुलिथ कहते हैं, और ये कांच के छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों जैसी होती है, जो मशीनों को जाम कर सकती है और सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। इन सब के ऊपर से है हार्ड वैक्यूम, मतलब वहां एक बेस बनाना इन सभी जानलेवा दुश्मनों से एक साथ लड़ने जैसा है। और अगर चुनौतियों की बात हो ही रही है, तो जरा तापमान के इस उतार चढ़ाव को देखिए। ये कोई मामूली गर्मी सर्दी नहीं है। दिन में 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी उबलने से भी ज्यादा गर्म। और फिर आती है 14 दिन लंबी रात, जहां तापमान गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब कोई ऐसी चीज डिजाइन करना जो 300 डिग्री के इस भयंकर अंतर को झेल सके, ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो इन सारी चुनौतियों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल है, और वो है वजन। धरती से चांद पर सिर्फ 1 किलो सामान भेजने में लाखों रुपए लगते हैं। तो क्या हर चीज, घर, पानी, हवा, ईंधन, सब यहीं से भेजा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए बस एक ही रास्ता बचता है, लिव ऑफ द लैंड, मतलब चांद पर जो मिले उसी से गुजारा करना। और बस यही आइडिया, यही सोच पूरा गेम बदल देती है। इसे कहते हैं ISRU, यानी कि इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये वो क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, वो मास्टर की है जो चांद पर बसने के सपने का ताला खोलेगी। इसरो का मतलब बहुत सीधा है, जो कुछ भी चांद पर मौजूद है उसे वहीं इस्तेमाल करना। पानी, धातु, यहां तक कि वहां की धूल भी। ये हमें पृथ्वी से जुड़ी उस अदृश्य अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने की आज़ादी देता है। ये आत्मनिर्भर होने का टिकट है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? सोचिए, ये असल में चांद पर एक मिनी इंडस्ट्री लगाने जैसा है। सबसे पहले रोबोटिक स्काउट्स उन जगहों को खोजेंगे जहां पानी बर्फ के रूप में जमा है। फिर माइनिंग तकनीक से उस बर्फ को भाप में बदला जाएगा, और फिर उस पानी को साफ करके बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। मतलब पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और रॉकेट के लिए ईंधन, सब कुछ मेड ऑन द मून। और ऐसा नहीं है कि चांद पर सिर्फ धूल और पत्थर हैं। अरे वहां का हर कण कीमती है।
पानी की बर्फ तो सोने से भी बढ़कर है, जीवन भी देती है और ईंधन भी। सतह के मिट्टी यानी रेगुलिथ से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। इसी मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे जैसी धातुएं हैं जिनसे पार्ट्स बन सकते हैं। और तो और खुद रेगुलिथ को 3D प्रिंट करके इमारतें और रेडिएशन से बचाने वाली ढालें बनाई जा सकती हैं। ये एक खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अब हमारे पास प्लान है, टेक्नोलॉजी है और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करने का तरीका भी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कंस्ट्रक्शन शुरू कैसे होगा। यहां भी रणनीति बहुत स्मार्ट है। पहले रोबोट्स, उसके बाद इंसान। जरा कल्पना कीजिए, पहला कंस्ट्रक्शन क्रू पूरी तरह से रोबोटिक होगा। ये ऑटोमेटिक मशीनें हमारे पहुंचने से बहुत पहले ही वहां पहुंचकर सब कुछ तैयार करना शुरू कर देंगी। और उनकी टू डू लिस्ट काफी लंबी और जरूरी होगी। वो लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडिंग पैड बनाएंगे, हमारे रहने के हैबिटेट के चारों ओर 3D प्रिंट करके रेडिएशन से बचाने वाली मोटी दीवारें खड़ी करेंगे, पावर के लिए सोलर पैनल लगाएंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम भी सेटअप करेंगे। यानी जब इंसान वहां कदम रखेंगे तो उनके लिए एक तैयार और सुरक्षित बेस कैंप इंतजार कर रहा होगा। और फिर वो पल आएगा जब इंसान उस तैयार की हुई चौकी पर उतरेंगे। ये किसी अनजान और खतरनाक जगह पर उतरने जैसा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे घर में कदम रखने जैसा होगा जिसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। हाँ, शुरुआत में ये घर कोई आलीशान बंगला नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि पहला बसेरा वो लैंडर ही हो जिसमें अंतरिक्ष यात्री पहुंचे हैं। बस उसे 3D प्रिंटेड रेगुलिथ की मोटी परतों से और ज्यादा मजबूत कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, सुरक्षित है और एक शानदार शुरुआत है। लेकिन ये पहला छोटा सा घर, ये पहली चौकी, ये मंजिल नहीं है। नहीं, ये तो बस उस बड़े सपने की शुरुआत है, पहली सीढ़ी है जो इंसानियत को सौर मंडल में एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की दिशा में ले जाएगी। ये टेबल उस भविष्य की एक झलक दिखाता है। पहले चरण में रोबोट्स तैयारी करेंगे, दूसरे में इंसान पहुंचकर विज्ञान और खोज शुरू करेंगे, तीसरे चरण में आएगी आत्मनिर्भरता, बड़े पैमाने पर ISRU ईंधन का उत्पादन, शायद खाना भी उगाया जाएगा। और चौथा चरण, वो एक पूरी चंद्र अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी, जहां प्राइवेट कंपनियां होंगी, व्यापार होगा और चांद सिर्फ एक वैज्ञानिक चौकी नहीं बल्कि एक आर्थिक केंद्र भी बनेगा। और यही असली लक्ष्य है, पृथ्वी और चांद के बीच एक संपन्न सिसलूनर अर्थव्यवस्था बनाना। चांद मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए एक जरूरी पड़ाव, एक लॉन्च पैड बन जाएगा। हम वहां सिर्फ रुकने के लिए नहीं बल्कि और आगे जाने के लिए जा रहे हैं। तो हाँ, ये पहली चंद्र चौकी सिर्फ एक नींव है, लेकिन ये मानवता के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस नींव पर हम आखिर बनाएंगे क्या? कौन सी नई खोजें करेंगे? कौन सी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इसकी शुरुआत अभी हो रही है।